नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस जिसका पीडीएफ आपको भेजा गया था। अपना जो चैप्टर चल रहा है 15 नंबर का, उसका एक पार्ट पहले था जिसका आपके पास पीडीएफ और बुक और उसके बाद में वीडियो आपके पास मिला, उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा। उसी को अपन अपने जो नेक्स्ट पीडीएफ आया था, क्योंकि इसको अपन ने क्या छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें कुछ चैप्टर तो पहले आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर। तो हमने पढ़ी थी भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। अपने समझा था कि अविकसित क्यों कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो उसी के रूप में आज दूसरा क्वेश्चन है अपना कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अपन ने पढ़ लिया। अब आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो दोनों ही रूपों में अपन इसको देखते हैं, अविकसित भी अपन देखते हैं और विकासशील के रूप में भी अपन देखते हैं। तो अविकसित तो अपन ने पॉइंटों के आधार पर कि इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था अविकसित की श्रेणी में जाती है। अब आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था है वो विकासशील की श्रेणी में आती है। क्या क्या ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इसको अपन ध्यान से समझेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में उपयुक्त अध्ययन के पश्चात अब हमने जो अध्ययन किया उस अध्ययन से हमें ये भी पता लगता है ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, जो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पूर्णतया सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है इसके बारे में आज हम पॉइंट पढ़ेंगे कि आज विकासशील हम किसको मानकर चलते हैं। विकासशील वो है जो लगातार निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहे, और अविकसित तो वो है जो जहाँ था वहीं स्थिर रहे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से हम उसको अविकसित स्वरूप के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसकी वजह से हम हमारे देश को की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था भी मानते हैं। तो ये जो अविकसित अर्थव्यवस्था ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। हम दोनों ही रूपों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अविकसित का पढ़ा, अब उसके बाद भी अब यहाँ पर जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को ये उस नेगेटिव जो पॉइंट थे उन नेगेटिव पॉइंटों को दिमाग में यहाँ पर नहीं लाना है। जब अपने पास सवाल विकासशील अर्थव्यवस्था का है तो अपने देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को पढ़ने से पहले अपने को दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे देश में विकास बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जब अपन अविकसित को पढ़ रहे हैं तब अपने को उसी के अकॉर्डिंग उसके जो पॉइंट है उन्हीं को अपन पॉजिटिव मानकर चलेंगे कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से अविकसित है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपन उन पॉइंटों को अगर यहाँ बीच में लाएंगे तो हमारे कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। तो इसलिए अपने को केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इसको पढ़ना है। यहाँ पिछले वर्षों के दौरान प्रभावी आर्थिक और सामाजिक सुधार के साथ अनेक ऐसे अनुकूल परिवर्तन हुए जिसके फलस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय पहले की अपेक्षा लगातार इसमें वृद्धि हुई है। और वृद्धि क्या होती है, किसकी सूचक है, विकासशील की सूचक है। ये संरचनात्मक प्रतिकूल परिवर्तन सही दिशा में हो रहे हैं, जिस कारण से हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, यही सेम वही चीज़ थी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए हम हमारे देश को अविकसित श्रेणी में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे कि पहले की तुलना में हमारे देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बहुत तेज़ गति से वृद्धि हुई है। इससे हम ये साबित कर सकते हैं, ये ज्ञात होता है कि हमारा देश विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली सतत और तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अब अपन बात कर रहे हैं 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% प्रति वर्ष रही। डॉक्टर राजकृष्णन ने इसे हिंदू विकास दर कहा है। 1980 के बाद के दशक में विकास दर 3.5 से कहाँ पहुँच गई, 5% हो गई। और 1991 से 2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ने लगी। अब इसी अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था की तरह तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जब 2007 से 2012 के दौरान जो हमारी जो विकास दर थी वो 8% रही, जिससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारी विकास दर आगे बढ़ रही है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से एक मानी जाती है, सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारत की आर्थिक विकास की दर में सुधार 1980 के दशक से प्रारंभ हो गया। 1980 तक हमारे मानते हैं कि विकास जो था वो स्थिर था, लेकिन 1980 के दशक के बाद में हमारा विकास बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन उल्लेखनीय का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, वो प्रगति 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद में हुई।
और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधारों और प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें सुधार किए जा रहे हैं, उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ती जा रही है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय को भी माना जाता है। तो अपन बात करें 1950-51 में से 1990-91 की अवधि के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6% वार्षिक की औसत दर से बढ़ी है और 90-91 के पश्चात अधिकांश वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5% से अधिक बनी हुई है, जो आज भी वैसे की वैसे चल रही है। पहले 1.6% 50 से लेकर 90 तक और 90-91 के बाद में 5% वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। और इन सबसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की ये सतत और तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है और इसी से हम हमारे देश को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। अब अपन कुछ देखते हैं कि सामान्यतः आर्थिक वृद्धि क्या होती है। सामान्यतः वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है अपना अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। पहले की अपेक्षा आज काफ़ी परिवर्तन हुए, तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का अंश गिरता जाता है। सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ पर 85% लोग कृषि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिसको अपन कृषि बोलते हैं। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लोगों का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। इससे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं हमारी संरचना अर्थव्यवस्था जो थी वो परिवर्तित होती जा रही है। द्वितीयक और द्वितीय को अपन बोलते हैं उद्योग क्षेत्र और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जा रहा है। भारत में 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश 50% से ज़्यादा माना जाता था। 1950 में राष्ट्रीय आय में 50% योगदान किससे मिलता था? कृषि से, जो 2015-16 में कम होकर कितना हो गया? कृषि से केवल कितना होने लग गया? 15%। राष्ट्रीय आय में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि, कब की बात कर रहे हैं अपन? 15-16 में 15%। और राष्ट्रीय आय में उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि हुई है। द्वितीय जिसको उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर 1/4 से ज़्यादा हो गया और राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश सबसे तीव्र गति से बढ़ा है। सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक व्यवसाय का। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाता है। स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश निरंतर कम हो रहा है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ता जा रहा है। द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में तृतीयक क्षेत्र अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। द्वितीयक क्षेत्र से भी तेज़ गति से तृतीयक व्यवसाय जो है उसको ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का ये परिवर्तन किसका द्योतक है? विकासशीलता को दर्शाता है। यानी किसी भी देश की विकासशीलता को इससे पता लगा सकते हैं अपन। ये माना जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रोजगार सृजन करता है। द्वितीयक क्षेत्र में ये मान कर भी चलते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र जिसको अपन उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा रोजगार देता है लोगों को। और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा धीमी वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। और इसकी जो दर है, विकास दर अपन बोल सकते हैं, विकास की अवस्था वो धीमी गति से होने के कारण हमारे देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अपन बात करें विशाल और तेज़ी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, ये भी एक किसी देश की विकासशीलता को दर्शाने का मापदंड है। सभी विकसित राष्ट्रों में विशाल सेवा क्षेत्र पाया जाता है लगातार तेज़ वृद्धि दर के कारण। अब अपने को ये चैप्टर तभी समझ में आया था जब आपको पहले मैंने समझाया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र अगर वो आपको आता है तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, इसका मतलब तृतीयक व्यवसाय। तो तेज़ वृद्धि के कारण भारत में भी सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग उत्पादित करता है। टोटल जो राष्ट्र में इनकम होती है उसका 60% अंश तो केवल सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी कृषि और उद्योगों की वृद्धि दर से ऊंची बनी हुई है। विश्व व्यापार के मामले में भी भारत विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल है। विश्व व्यापार में भी टॉप 10 जो देश है उनमें हमारा भारत भी शामिल है तथा इसके सेवा क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की प्रबल संभावना, महाशक्ति के रूप में
उभरने की एक प्रबल संभावना है और आज उसी ओर बढ़ रहा है। व्यापक और लगातार बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेत भी देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। व्यावसायिक का अर्थ क्या होता है? वही चीज़ है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के रूप में। तो व्यवसाय यानी जो कार्य लोग पहले करते थे, जो व्यक्ति काम करते थे, उनमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। भारत में व्यावसायिक संरचना में होने वाले परिवर्तन भी ये दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और 1951 में कार्य शक्ति का लगभग 72% कृषि, सहायक क्षेत्रों में कार्यरत था। तो उस समय यानी 72% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। कृषि पर निर्भरता में लगातार धीरे धीरे कमी आने लगी और वर्तमान सरकारी कार्यकारी जनसंख्या का 50% से भी कम भाग कृषि क्षेत्र में और सहायक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करता है। आज भारत की आधे से अधिक कार्य शक्ति द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, अपन द्वितीयक और तृतीयक इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करती है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण विकासशीलता का द्योतक भी माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में सुधार। भारत में आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। विद्युत उत्पादन की लागत की कुल स्थापित क्षमता में पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 4 लाख किलोमीटर थी। कब की बात कर रहे हैं अपन? 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि, यानी देश आज़ाद हुआ था तब हमारे भारत में सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में लगभग 50 लाख किलोमीटर है। अभी इन कितने वर्षों में जब अपन बात करें देश आज़ाद हुआ था तब से, तो 50, 60, 70 वर्षों में लगभग 50 लाख किलोमीटर इस सड़कों की लंबाई हो चुकी है, जो पहले कितनी थी? केवल 4 लाख किलोमीटर। इसी प्रकार बैंकिंग और बीमा सेवाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ और साक्षरता दर 1951 में 18.3% थी, 2011 में 74.4% हो गई है। इसमें भी काफ़ी, अब अपन इसको ये देख सकते हैं कि अपनी वृद्धि, साक्षरता वृद्धि दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में 32.1 वर्ष थी, 2014 में 68 वर्ष हो गई। जीवन प्रत्याशा यानी व्यक्ति के जन्म के से कितने लोग, कितने बच्चे मरते हैं और कितने जीवित रहते हैं, तो ये 32.1 वर्ष थी औसत है जो जन्म लेने वाले बच्चों के आधार पर। तो 2014 में कितनी हो गई? 68 हो गई। यानी अपन कह सकते हैं 100 में से 32 बच्चे तो क्या होते थे? मर जाते थे। उसके बाद में अभी वर्तमान में 100 में से 32 जीवित रहते थे और अभी वर्तमान में 100 में से 68 जीवित रहते हैं। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी विकासशीलता इसी आधार पर दर्शाई जाती है। आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में भी ये सुधार विकास के आधार स्तंभ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस गति से विकास कर रही है। अन्य कारक, ये विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर में पर्याप्त कमी देखने को मिली, यानी हमारी जनसंख्या लगभग पहले की अपेक्षा धीरे धीरे नियंत्रित हो रही है। 1961 से 71 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 24.80% थी, जो 2001 से 2011 के दशक में कम होकर 17.64% पर आ गई। ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक माने जाते हैं। अध्ययन के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी ये विकास के पथ पर तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। विकास की तीव्र गति के कारण फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चिंत ही एक दिन विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ दशकों में हमारी अर्थव्यवस्था एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगी। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने के कुछ पॉइंट्स थे। अब अपन बात करेंगे आर्थिक सुधार के रूप में। आर्थिक यानी धन के रूप में किस प्रकार सुधार किए गए, तो इसमें 3 ऐसे पॉइंट दिए हुए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इनको समझेंगे। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। ये तीनों अगर समझ में आ गए तो हमारे चैप्टर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि उदारीकरण, अभी तीनों एक विचारधाराएँ होती हैं। किसी भी आर्थिक कार्य को करने के लिए हमें पहले से क्या होता है, प्लानिंग करनी होती है कि किस प्रकार हमें करना है, किस प्रकार हमारे इसमें धन खर्च होगा। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों विचारधाराओं से हमें क्या बेनिफिट हुआ है, उन चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। देश के आज़ाद होने के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे तथा नियोजित विकास की नीति को अपनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली स्थान देकर इसे विकास का मुख्य चालक बनाया गया। निजी क्षेत्रों को नियंत्रण के अधीन रखा गया और 1950 से 90 के दौरान अर्थव्यवस्था के संचालन एवं प्रबंधन हेतु इतने अधिक नियम बनाए गए कि विकास प्रक्रिया लगभग रुक सी गई।
कि इसने कहा है कि 1950 से लेकर 90 के दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के संचालन प्रबंधन हेतु इतने अधिक नियम बना दिए गए ताकि हमारे विकास की जो प्रक्रिया थी वो लगभग अवरुद्ध सी हो गई। इसके अतिरिक्त सरकार को प्रतिरक्षा सामाजिक क्षेत्र पर भी अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ता है। अनेक बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को सरकार द्वारा अविवेकशील ढंग से उपभोग कर कार्यों पर खर्च कर दिया गया और सरकार के व्यय उनकी प्राप्तियों से लगातार, अब सरकार ने खर्च किया उतनी उनको प्राप्तियां नहीं हुई तो उनके व्यय क्या थी, प्राप्तियों के से लगातार ऊंचे बने रहे। और इन व्ययों की पूर्ति है तो सरकार क्या करती है, बढ़ती मात्रा में ऋण लेती है और इन ऋण लेते जाने के कारण हमारे देश के सिर के ऊपर एक भार बन चुका है कर्जे का। इन खर्चों को नियंत्रित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जब अपन प्रारंभिक समय की बात करते जा रहे हैं, सरकारी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि जो सरकारी नीतियाँ हैं वो अपने देश में धन को एकत्रित करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब राजकोषीय अनुशासन क्या होता है? राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य सरकार की उन नीतियों और प्रयासों से होता है जो सरकारी घाटे और सरकारी ऋणों के भार को कम करने हेतु अपनाए जाते हैं। राजकोषीय अनुशासनहीनता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे की भी शिकार थी। 1990 से पहले बढ़ते आयातों को सीमित करने, निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और इससे क्या हुआ, राजकोषीय अनुशासन लगातार बिगड़ता चला गया। अब अपन बात करें व्यापार घाटा। एक देश के आयातों का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य उनका आर्थिक माप है। ये माप बताता है कि देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना ज़्यादा है और ये देश के वस्तु व्यापार में घाटे का माप माना जाता है। आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है तो इसका मतलब व्यापार में अपन क्या कर रहे हैं, घाटा ले रहे हैं। 1990 से 50 से 90 की आर्थिक नीतियों में उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया गया। फर्मों, अर्थव्यवस्थाओं के अन्य निकायों का अकुशल प्रबंधन किया गया। संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव था। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही दोषपूर्ण हो गई और इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतें लगभग बढ़ सी गई। उत्पादकता का स्तर बहुत ही निम्न हो गया। अब इसमें अपन बात करें कि संसाधनों के उपयोग, कार्यकुशलता का अभाव। संसाधनों का उपयोग तो कर रहे थे लेकिन हमारे पास कुशलतम कारीगर जिनको मानते हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं थे और अर्थव्यवस्था संपूर्ण संरचना क्या हो गई, दोषपूर्ण होने लगी धीरे धीरे। उसका कारण क्या था, सरकारी जो नीतियाँ थी, जो सरकारी नीतियाँ बनाई गई थी वो अनावश्यक नीतियाँ बना दी गई जिससे हमारे को बेनिफिट नहीं होकर उससे लॉस हुआ। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना दोषपूर्ण हुई और उत्पादन लागतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उत्पादन लागत जब बढ़ेगी तो वस्तु ऑटोमेटिक क्या होगी, महंगी होगी और महंगी होगी तो क्या होगा, उसका व्यापार क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके आयात निर्यात जब अपन करते हैं तो हम लागत ज़्यादा आ जाती है। लागत ज़्यादा आने पर लोग उसको परचेज नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं। उत्पादकता स्तर बहुत ही निम्न हो गया। उत्पादन की धीमी वृद्धि, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय, अन्य कारणों ने महंगाई, मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न कर दी। अब मुद्रास्फीति क्या होती है, कीमतों में जो वृद्धि होती है, वस्तु की कीमतों में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की तेजी से बढ़ती कीमतों ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इन सभी स्थितियों के कारण भारत का भुगतान संतुलन क्या हो गया, प्रतिकूल बना रहा और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। हमारे पास देश में जो विदेशी, क्यों हमने आयात ज़्यादा किया तो हमें उनको निर्यात, आयात के बदले में अपन क्या करते हैं, हम लोग विदेशी मुद्रा उनको दे रहे, तो उससे विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे हमारे खाली होते चले गए। 90 के दशक के प्रारंभ में भारत के पास मुश्किल से लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार शेष रह गया था। तो इसी को अपन व्यापारिक घाटा कहते हैं। भुगतान संतुलन, एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना ढंग से। और भुगतान संतुलन की परिभाषा याद कर लेना, एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। राजकोषीय असंतुलन किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 में एक आर्थिक सुधार लागू किया। यद्यपि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब तक इन सुधारों को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं किया गया और इससे क्या हुआ, हमारा भुगतान संतुलन जो है धीरे धीरे बिगड़ता हुआ चला गया। अभी भुगतान संतुलन का कुछ पार्ट है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे। ये आज हमने देखा था। अभी अपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनके बारे में भी समझेंगे। भुगतान संतुलन, तो इनको जितना आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। इसमें कहीं भी आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको नोट डाउन करके रखें
और उससे नेक्स्ट टाइम जब भी आपका स्कूल की तरफ आना हो या नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास होगी तब आप उस चीज़ को पूछ सकते हो। नमस्कार।